नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई यूपी टेट का एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 3 तारीख का पेपर भी हो चुका है। आज है 4 तारीख और 4 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, यानी कि 1 से 150 प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न एक ही जगह हमने इंक्लूड किए, जिसमें पहले आपको बाल विकास के 30 प्रश्न मिलेंगे, फिर हिंदी के 30 प्रश्न, फिर संस्कृत के, फिर पर्यावरण अध्ययन के और बीच में आपके गणित के, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप अपना जो पेपर है वो सामने रख लीजिएगा। प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेट आपका और हमारा दूसरा हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही होंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप प्रश्न देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे प्रश्न और आंसर मिलान कर लीजिएगा। और इन 150 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर फर्स्ट हुआ 1 से 5 तक, वो पेपर यहाँ पर लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बाल विकास के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बाल विकास के 30 प्रश्नों के आंसर बताएंगे। ये आंसर की है। और सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता भैया संतुलित बाल विकास के लिए? तो उसके लिए आपके शारीरिक की आवश्यकता है, मानसिक, भावात्मक और रचनात्मक पहलू की, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का, है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल सा प्रश्न था। प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगी प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? किसका इस्तेमाल कर रहे होते भैया? अधिगम रणनीतियों का। किसका? अधिगम रणनीतियों का। ये भी सरल सा था प्रश्न। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं? यह भी सरल सा प्रश्न था। यदि प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या है आंसर इसका? संपूर्ण है। क्यों है भैया? क्योंकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या है कि मनुष्य किसी भी सूचना या वस्तु को अलग अलग हिस्सों के बजाय एक समग्र या फिर संपूर्ण आकार के रूप में देखता। कैसा? संपूर्ण या फिर समग्र, है ना। तो संपूर्ण यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? यह भी बहुत सरल प्रश्न पूछा गया। तब अभ्यास करेगा तो बिल्कुल वो अपनी जो हैंडराइटिंग वो सुधार लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभ्यास का नियम। यह भी सरल प्रश्न पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा जो है वो रिक्त स्थान का अनुभव कर सकता है। किसका अनुभव करेगा भैया? यहां पर आप देखेंगे तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकता है बच्चा, है ना। ये भी सरल सा था। यदि प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से तो आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। पहला वाला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देता है, यह रणनीति बढ़ावा देती। भाई ये जो रणनीति है किसको बढ़ावा देगी? तो ये संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देगी। किसको? संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देगी। पियाजे के अनुसार ये किसके द्वारा कहा गया है? पियाजे के अनुसार कहा गया है कि जब नई जानकारी पुरानी समझ, जिसको हम स्कीमा कहते हैं, उससे नहीं जुड़ पाती है तो मानसिक उलझन या फिर जो संज्ञानात्मक असंतुलन है वो पैदा होता है, जो नया ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि यहाँ पर नया ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहा है शिक्षक, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा दे रहा है या फिर इस रणनीति को बढ़ावा देता है ये। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन यानी कि जिसे अनुकूलन कहा जाता है में रूपण या फिर आकार देने का तात्पर्य यहाँ पर पूछा गया। भाई इसका तात्पर्य क्या है? सरल सा प्रश्न है। इसका तात्पर्य होगा क्रमिक सन्निकटनों का क्रमिक पुनर्बलन, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, क्योंकि क्यों करती है भैया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जेनी पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाता है। तार्किक क्रम में याद रखिएगा जो कौन सी अवस्था है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था बताइए पियाजे ने। चौथी अवस्था के बारे में नहीं पूछा है। 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाता है बच्चा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? तो वो है आपका स्थूलगामक कौशल विकास। कौन सा है? स्थूलगामक कौशल विकास। दौड़ने कूदने जैसी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो किस में होती हैं? आपकी स्थूलगामक कौशल विकास में होती हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन, हस्तक्षेप, रिक्त स्थान पर केंद्रित होता है। किस पर होता है ये? तो ये होता भैया आपका आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थोर्नडाइक का अभ्यास का नियम क्या बताता है भैया? ये भी सरल सा प्रश्न है। क्या बताएगा ये बताएगा अभ्यास संबंधों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। अभ्यास का नियम है ना, तो ये भी सरल सा प्रश्न था आपका। फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक क्रियाएं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ये विधि के बारे में आपको बताना था, तो विधि का नाम होगा सुकराती शिक्षण विधि या फिर सुकरात विधि, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जो परामर्श है ये मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मार्गदर्शन आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। क्या होता है? मार्गदर्शन समूह केंद्रित होता है और परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं व्याख्यात्मक शिक्षण। क्या कहते हैं उसे? व्याख्यात्मक शिक्षण कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? भाई क्या करेंगे शिक्षक? सही आंसर होगा विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बहुसंवेदी अधिगम। कौन सा? बहुसंवेदी अधिगम। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वाक बाधित, बोलने में कठिनाई वाला जो बच्चा है उसके बारे में बात की जा रही है। ये अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। किसके माध्यम से प्रदर्शित करेगा भैया? सरल सा प्रश्न है। अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके से करेगा, है ना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कक्षा में भावात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती, किस प्रकार करेगी भैया? तो सही आंसर होगा आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में कक्षा में भावात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वहां अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? ये कौन सा नियम बताता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये है आपका प्रभाव का नियम। कौन सा है? प्रभाव का नियम। किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। क्या है भैया, क्या कहता है थॉर्नडाइक? कि जिस अनुक्रिया का परिणाम सुखद या संतोषजनक होता है, जीव उस अनुक्रिया को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति रखता है, उसे कौन सा नियम कहा जाएगा? थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम कहा जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का अंत, है ना। बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बारे में पूछा गया था, तो वो किशोरावस्था का अंत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
थोर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। किसके बीच भैया? सही आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। थोर्नडाइक के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यदि आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा तो काफी प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे होंगे। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से रिक्त स्थान में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलेगी भैया? समय और उपचारात्मक सहायता, है ना, इसमें सहायता मिलेगी आपको। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता। भाई किस प्रकार परिभाषित करेंगे? अधिगम को सुगम बनाने में परिभाषित करेंगे, है ना, इससे आप परिभाषित कर सकते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसे अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां कहा जाएगा। क्या? अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? पियाजे और थॉर्नडाइक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें, है ना, काफी प्रश्न दोनों से ही पूछे गए हैं। तो ये अवस्था के बारे में पूछा गया है जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, जो पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बताई गई है, जिसमें बच्चा अपने सामने जो मौजूद ठोस है या फिर जिसे मूर्त अवस्था कहते हैं उन वस्तुओं के प्रति तार्किक सोच विकसित कर लेता है। तो वह अवस्था होगी आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहां पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी? मैंने बताया था भैया, पियाजे ने 4 अवस्था बताई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये हर प्रश्न में जब भी पियाजे का आया है ये जरूर बताया है कि क्रम में आपको जरूर ध्यान देना है। और यही पूछा गया है यहाँ पर, देखिए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है, ये पूछा गया। कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है। और ये 11 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती है वो अवस्था के बारे में पूछा गया है। और आंसर होगा इसमें क्या होगा भैया? अमूर्त और तार्किक तर्क करने लगता है बच्चा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपका क्रम में याद होना जरूरी, तभी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर आंसर कल्पना भी कर सकते हैं। नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग से आंसर लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? भाई किस पर जोर दिया जाता है? सही आंसर होगा शिक्षार्थी की गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। काफी प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सरल थे, बच्चे आसानी से उनको कर सकते थे हल, है ना, यानी कि बहुत सरल प्रश्न आए थे आपके बाल विकास के जो पोर्शन है, काफी सरल मुझे लगा, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है वो प्रश्न और विकल्प पढ़ते ही आंसर आ रहे थे आपके, है ना। तो अंतिम प्रश्न है आपका बाल विकास का कि वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, वो क्या कहते हैं? उसे क्या कहलाती? कौन सी विधि कहते हैं उसे? तो उसे अन्वेषण विधि कहते हैं। कौन सी भैया? अन्वेषण विधि कहते हैं। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न बाल विकास के। अब इन 30 प्रश्नों में बाल विकास का जो पोर्शन है, इनके 30 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हिंदी भाषा का एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ को मिलाने से क्या बनेगा? जगन्नाथ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, घा प्लस ना से मिलकर निम्नलिखित संयुक्त अक्षर बनेगा। घा और ना को मिलाकर क्या बनेगा? तो घा और ना को मिलाकर बनेगा हमारा घन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नयन का तद्भव रूप है। नयन, मुख, नेत्र या फिर आँख। यहाँ पर नयन का तद्भव रूप आपको बताना है। तो नयन का तद्भव रूप हो जाएगा नैन। और नयन क्या है हमारा? तत्सम शब्द है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस शब्द में 2 मात्राएं हैं? यहाँ पर वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें बस 2 मात्राएं हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फल, है ना। फा और ला, है ना, इनमें दोनों में 1-1 मात्राएं हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? मतीराम, भूषण, घनानंद या फिर देव। तो अनुभव चंद्रिका हमारे रीतिकालीन कवि देव की रचना है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है?
अर्धस्वर, प्लूत, ह्रस्व या फिर दीर्घ। यहाँ पर नदी शब्द में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें दी में बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर है ना, तो इसमें दीर्घ मात्रा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें सकर्मक क्रिया है। चलिए, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे गए थे। आज का पेपर भी बहुत सरल आया था ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे, उसने पूछा। यहाँ पर तुम कब आओगे उसने पूछा, इसमें आपको विराम चिन्ह का सही प्रयोग यहाँ पर करके बताना था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तुम कब आओगे उसने पूछा, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शादी से आतुकांत शब्द है। यहाँ पर शादी से आतुकांत शब्द आपको बताना है। दादी, खादी, लादी या फिर शायद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शायद। शायद यहाँ पर आतुकांत शब्द है, क्योंकि शादी, दादी, खादी, लादी सभी में एक जैसी लय यहाँ पर आ रही है, इसलिए ये तुकांत शब्द होंगे। बाकी आतुकांत क्या हो जाएगा हमारा शायद, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आसमान सिर पर उठाने का अर्थ क्या है? यहाँ पर आसमान सिर पर उठाना, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? शांत रहना, काम करना, बहुत शोर मचाना या फिर सोना। तो आसमान सिर पर उठाने का जो अर्थ हो जाएगा हमारा बहुत शोर मचाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आज हिंदी में, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, यानी इसमें गुणवाचक संज्ञा यहाँ पर हो रही है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए, एक गद्यांश आपसे पूछा गया था, जिसमें से 42 से 44 तक के जो प्रश्न हैं उनके आंसर इसी में से देने हैं आपको। तो यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में आपका समय यहाँ पर खराब होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे ना। गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा, तो ध्यान से समझना। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? धन और शक्ति, विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, दिखावा या फिर प्रतिस्पर्धा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी आधारित होती है। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे गद्यांश में से, गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? जो हर परिस्थिति में साथ दे, जो स्वार्थी हो, जो केवल सुख में साथ दे, जो दुख में साथ छोड़ दे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो हर परिस्थिति में साथ दे, वहाँ सच्चा मित्र होता है। 43 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती? स्वार्थ पर आधारित सच्ची मित्रता, ईमानदार मित्रता या फिर गहरी मित्रता। तो जो स्वार्थ पर आधारित मित्रता होती है वह अधिक समय तक नहीं टिकती। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पर 4 वाक्य आपके सामने, इनमें से अल्प विराम का सही प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है यहाँ आपको बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम ने सीता को बुलाया और वहां आ गई, है ना। यहाँ पर विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, चूहिया का एक वचन रूप क्या है? यहाँ पर चूहिया का एक वचन आपको बताना था। चूहे, चूहा, चूही या फिर चूहिया। तो चूहिया का जो एक वचन होगा वो हमारा हो जाएगा चूहिया, है ना। बाकी चूहिया हमारा क्या है? ये बहुवचन शब्द है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना था। मैं गया, वहाँ जाता है, वहाँ आता था या फिर वहाँ गया होगा। यहाँ पर आपको सामान्य वर्तमान काल में आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ जाता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, मुख से निकलती है, गले और नाक से निकलती है, फिर नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से हवा निकलती है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु प्लस ऐश्वर्य का संधि रूप क्या है?
गुरेश्वरी, गुरवेश्वरी, गुरेश्वरी या फिर गुरेश्वरी। यहाँ पर गुरु प्लस ऐश्वरी का संधि रूप आपको बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्लस ऐश्वरी बराबर क्या बनेगा हमारा गुरवेश्वरी, है ना। चलिए, और अगर इसमें पूछे तो कौन सी संधि, इसमें यण संधि है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? दिखावा ज़्यादा, गुणवत्ता कम, खुश रहना, अच्छा भोजन, मेहनत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिखावा ज़्यादा और गुणवत्ता कम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, बा और वा में क्या अंतर है? बा अर्धस्वर, वा व्यंजन है, दोनों समान है, दोनों स्वर है, बा ओष्ठ्य और वा दंतोष्ठ्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा हमारा ओष्ठ्य वर्ण है, जबकि वा हमारा दंत्योष्ठ्य है ना। यहाँ दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है और बा को हम केवल ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सा, अस, त्य या फिर आ। असत्य शब्द में आपको उपसर्ग बताना था यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर असत्य में आ उपसर्ग होगा, क्या होगा? आ उपसर्ग होगा, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, आतुकांत कविता का अर्थ है। यहाँ पर आतुकांत कविता का अर्थ आपको बताना था जिसमें तुक ना हो, जिसमें अलंकार हो, जिसमें तुक हो, जिसमें छंद हो। यहाँ पर आतुकांत कविता का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें तुक ना हो, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्धचंद्र का उदाहरण है चंद्रमा, विद्यालय, डॉक्टर या फिर आंख। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा अर्धचंद्र का हो जाएगा हमारा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पर अर्धचंद्र लगा हुआ है। आंख पर देखें तो यहाँ पूर्ण चंद्र लगा हुआ है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप क्या है? यहाँ पर धर्म प्लस अर्थ का संधि रूप आपको बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, धर्मार्थ होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द बताइए। अब ई कौन सी हमारी? छोटी ई, है ना। छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द हो जाएगा हमारा रवि, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और बाकी तीन ऑप्शन में हम देखें तो इनमें सब में बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर चढ़ी हुई है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, चांद का मुंह टेढ़ा है, यहाँ वाक्य किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, श्याम नंदन किशोर या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चांद का मुंह टेढ़ा, यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? वहाँ घर नहीं गया, वहाँ कहाँ गया, तुम घर जाओ, वहाँ घर गया। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य आपको बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वहाँ घर नहीं गया। यहाँ पर नहीं निषेधवाचक वाक्य को दर्शाता है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनः प्लस बल का संधि रूप क्या है? मनोबल, मनः बला, मन का बल या फिर मन बल। तो मनः बल का संधि रूप आपको बताना है, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनोबल बनेगा, है ना। चलिए, अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था आज हिंदी में, निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है? दाल रोटी, पीताम्बर, अन्याय या फिर नीलकंठ। तो इनमें से जो द्वंद्व समास पद होगा हमारा दाल रोटी होगा, है ना। दाल रोटी का अगर हम विग्रह करेंगे तो कैसे टूटेगा? यहाँ दाल और रोटी में यहाँ टूटेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट पेपर के 30 प्रश्न हिंदी के, जो यहीं पर खत्म होते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड भाषा हमारी संस्कृत, उसका एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए थे? मैरू बालिकाएं उपकरणम यच्छति, वाक्य में बालिकाएं किस कारक में है? अधिकरण कारक, करण कारक, अपदान कारक या फिर संप्रदान कारक। तो बालिकाएं इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सत प्लस भाव का सही संधि रूप क्या है? सद्भाव, शभवा, सद्भाव या फिर सत्भाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो सद्भाव का सही संधि रूप है हमारा सद्भाव होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर पुल्लिंग आपको बताना था, लता, फलम, बालक या फिर पुस्तकम। तो यहाँ पर हमारा बालक एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी लता स्त्रीलिंग शब्द है और फलम और पुस्तकम हमारे नपुंसक लिंग में आते हैं दोनों, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, संख्या 3 का संस्कृत रूप कौन सा है? एका, द्वौ, त्रया या फिर चत्वारा। तो 3 को संस्कृत में
त्रया बोलते हैं ना, यह तो आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वापी शब्द का प्रथम बहुवचन रूप कौन सा है? नद्धो, वापी या फिर वापिम या फिर वाप्य। यहाँ पर वापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप आपको बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाप्य। इसका प्रथमा बहुवचन रूप वाप्य बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद कौन सा है? यहाँ पर बालिका लेख लिखती है, इसका सही संस्कृत अनुवाद आपको बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बालिका लेखम लिखती, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है? पंच, चतवारा, त्रया या फिर 2। तो संख्या 5 का संस्कृत रूप हो जाएगा हमारा पंच। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह हो जाएगा हमारा, अगला जो प्रश्न है हमारा, उपविष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? यहाँ पर उपविष्टि शब्द में आपको कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है यह आपको बताना था, तो उपविष्टि में हमारा उपसर्ग हो जाएगा उप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कदा अव्यय का अर्थ क्या है? कस्मिन स्थाने, कस्मिन काले, कस्मात् कारणात् या फिर केन प्रकारेण। यहाँ पर कदा अव्यय का अर्थ आपको बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कस्मिन काले, किस काल में, है ना। कदा अव्यय का अर्थ होता है हमारा किस काल में। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुर्वे नमा में गुर्वे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो गुर्वे नमा में गुर्वे जो विभक्ति हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति होगी ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधावत, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? तरवा, तरुम, तरो या फिर तरुणा। तो तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप होगा हमारा तरुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर यहाँ किसका चिन्ह है, यहाँ आपको बताना है। यहाँ पर जो लगा हुआ है यहाँ किसका चिन्ह है? अनुस्वार का, विसर्ग का या फिर अव्ययम का या फिर स्वर का। तो यह चिन्ह आप सभी को पता होगा, यहाँ विसर्ग चिन्ह है हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रा प्लस द्रस धातु में ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? तो प्रा प्लस द्रस धातु और ल्यप प्रत्यय के लगने से बनेगा हमारा प्रदृश्य, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है? नीलस्य कंठा, नीला कंठा यशा, नीलम च कंठा च, नीला च कंठा च। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीला कंठा यशा, यानी यहाँ पर बहुब्री समास का बोध हम यहाँ पर हो रहा है। नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। तो इसमें समास पूछते अगर तो क्या होता है, इसमें समास होता है हमारा बहुब्री समास, और इसका विग्रह पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गाय को शब्द किस वचन का रूप है? नपुंसक लिंगम, बहुवचनम, एकवचनम या फिर द्विवचनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विवचनम। गायकौ शब्द हमारा द्विवचन का रूप है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर गद्यांश आपसे पूछा गया था। 77 से 79 तक के जो प्रश्न है उनके आंसर आपको गद्यांश के अंतर्गत देने थे, तो यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ा जाएगा, आपको प्रश्नों के आंसर सीधे यहाँ पर मिलेंगे। गद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, प्रतिदिनम व्यायाम कुर्वन्त छात्रा कथम भवन्ति? स्वस्था, उत्साहपूर्णा च, खिन्ना, आलसा, भीता। तो जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? उत्साहपूर्ण रहता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, प्रातः काले किम हितकरम अस्ति? अधिक भोजनम, शुद्ध वायु भ्रमणम, विवादा या फिर निद्रा। तो प्रातःकाल हमारे लिए क्या हितकर होता है? शुद्ध वायु में भ्रमण करना हमारे लिए हितकर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यायाम कस्य बलाय आवश्यकम अस्ति? पुस्तकस्य, कक्षाय, जलस्य या फिर शरीरस्य। व्यायाम मतलब किसके लिए आवश्यक है? तो व्यायाम हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम कस्य बलाय आवश्यकम अस्ति, तो यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है? तो इनमें से तालव्य वर्णों का समूह हो जाएगा हमारा च, छ, झ, झ, या, है ना। ये इचु, यशा, नाम, तालु। चलिए,
अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्यालय में कौन सा समास माना जा सकता है? तो विद्यालय में जो समास होगा वह हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? खादामी, खादती, खादता या फिर खादसी। यहाँ पर खाद धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा खादसी, है ना। खाद धातु मध्यम पुरुष एक वचन में खादसी यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देव शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर देव शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन में आपको बताना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवेन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युवक लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, द्वितीय, षष्ठी या फिर तृतीया। यहाँ पर लेखन्या लिखती, बाल युवका लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? यहाँ पर आपको लेखन्या किस विभक्ति का रूप है यहाँ आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ तृतीय विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षकेन प्रश्न पृच्छते वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? लोटवाच्यम, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, लघु प्लस अभ्यास का सही संधि रूप क्या होगा? लघुभ्यास, लघु अभ्यास या फिर लघाभ्यास या फिर लघु अभ्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लघु प्लस अभ्यास बराबर लघु अभ्यास बनेगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, देव शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप चुनिए। यहाँ पर देव शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन आपको चुनना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देवः, है ना। देव शब्द का प्रथमा एक वचन हमारा देवः यहाँ पर बनेगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, उप प्लस धाव धातु में ल्यप प्रत्यय से बना रूप कौन सा है? उपगमनम, उपधावती, उपधावी या फिर उपगता। यहाँ पर उप प्लस धाव धातु में ल्यप प्रत्यय के लगने से क्या रूप यहाँ पर बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपधावी बनता है ना। उप प्लस धाव धातु और ल्यप प्रत्यय के लगने से उपधावी बनता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, कंठी वर्णों में कौन सा स्वर आता है? तो यहाँ पर कंठी वर्णों में कौन सा स्वर आता है? तो कंठी वर्णों में हमारा क्या आता है? आ आता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अकुह विसर्जिया नाम कंठा, है ना, एक सूत्र है इसका, अकुह विसर्जिया नाम कंठा, है ना। आ का वर्ग और हमारा हा, ये सभी कंठ वर्ण कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला और लास्ट प्रश्न आज संस्कृत में आपसे जो पूछा गया था, गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा है? यहाँ पर गंगा जलम का विग्रह आपको बताना था, तो यहाँ पर गंगा जलम का विग्रह हो जाएगा गंगा या जलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज फर्स्ट शिफ्ट के संस्कृत के 30 प्रश्न जो तो गणित के अब यहाँ पर प्रश्नों को हम देखेंगे, क्या इनके उत्तर बन सकते हैं, क्या इनके उत्तर निकल करके आ सकते हैं, तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गणित में किस प्रकार के प्रश्न जो थे वो देखने को मिले थे। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है, लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है। उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर हमें निकालना है। तो कहने का मतलब है कि वो 900 ग्राम वस्तु देता है, लेकिन पैसे वो 1000 ग्राम के लेता है, तो 100 ग्राम वो मार देता है। तो यहाँ पर वो 100 ग्राम जो वो प्रॉफिट के रूप में वो निकालता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकल कर जाता है फर्स्ट विकल्प में 11.11% विकल्प एक यहाँ पर इसके लिए उत्तर बनेगा। त्रिभुज एबीसी में कोण है 58 डिग्री, सी कोण जो है 62 डिग्री और ओ परिकेंद्र है, तो यहाँ पर कोण एओसी को यहाँ पर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो एओसी यहाँ पर जो होगा डी विकल्प के साथ में जो 120 डिग्री बनेगा वो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही होगा। आगे अगले प्रश्न पर देखें, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन यहाँ पर रहेगा? तो देखिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, लेकिन 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन रहेगा? तो 15 अगस्त 1948 वाला जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक दिन वो बढ़ जाएगा और एक दिन इसमें यहाँ पर बढ़ता ही है। मतलब एक दिन आता है 300 जो हमारे 65 दिन होते हैं,
उसमें 52 सप्ताह का भाग लगाते हैं। यहाँ पर एक दिन बढ़ता है और एक दिन ये बढ़ जाएगा लीप वर्ष का। तो यहाँ पर शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार, तो यहाँ पर आ जाता है रविवार। तो सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न के लिए दिन हमारा जो रहेगा वो सी विकल्प के साथ में गुरुवार यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर गुरुवार हमारा उत्तर होगा। एक घन का आयतन जो है 216 घन सेंटीमीटर है, तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की, 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा वाले घन के आयतन की बात करें, घन का आयतन होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पर था 6435 प्लस 2876 का यहाँ पर पूछा था मान, तो इनका योग हमें इसमें करना था। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न था। यहाँ पर बी विकल्प जो होगा 9311 बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। आगे देखिए अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाली तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। सभी क्षेत्रों में व्यय राशि जो है करोड़ में है, उसकी तुलना कीजिए। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर की बात की जाए, किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन जो है वो प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर व्यय आवंटन जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर व्यय आवंटन की बात की जा रही है, सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर वो हो जाता है ब्याज भुगतान। तो यहाँ पर ए विकल्प जो होगा ब्याज भुगतान। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो रहेगा यहाँ पर डी विकल्प के साथ में ऑप्शन डी, जिससे दिया है यहाँ पर 6 है ना। तो यहाँ पर रहेगा 6। आगे बात की जाए, एक विद्यार्थी सुबह 2:35 घंटे और शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय जो है वो 4 दिनों में समान रूप से बांटा हो जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का यहाँ पर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर सुबह के समय में 2.35 घंटे और शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है, यानी कि कुल समय जो हो जाता है वो यदि हम उसका औसत निकालें तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल के आता है बी विकल्प के साथ में 1.05। 2000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में 18.75%। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न को। यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या होगा? तो यहाँ पर उसके लिए मान जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ में 340। अगला प्रश्न था यहाँ पर 8560 की धनराशि 6.5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। प्राप्त साधारण ब्याज यहाँ पर ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर प्राप्त साधारण ब्याज जो हो जाता है वो हो जाता है 2225.6। सी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे, 7 घंटे और 8.4 के घंटे के अंतराल पर रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि उनका प्रारंभ एक साथ रख रखाव किया जाता है तो कितने घंटों के बाद उन्हें फिर से एक साथ रख रखाव की आवश्यकता यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखिए 5.6 जो है, 5.6 और 7 और 8.4, इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इनको हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, ये 56 बन जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये यहाँ पर 84 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको 56, 70 और 84 बना लेते हैं और फिर इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम जो हम निकालेंगे तो वो हमें निकल कर आ जाएगा 84। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न था 1.5 x बराबर 0.075 है, तो x का मान यहाँ पर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न में x का जो मान रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी के साथ में 0.05। आगे अगला प्रश्न था यहाँ पर एक त्रिभुज LMN में L का मान यहाँ पर 85 डिग्री, M का मान 85 डिग्री और परिकेंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर परिकेंद्र जो रहेगा वो निश्चित रूप से त्रिभुज के अंदर स्थित रहेगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित भिन्नों को यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और अवरोही क्रम के लिए देखिए, भिन्नों को जब हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमने इनको थोड़ा सा इनको कैलकुलेशन कर लिया। 7/8 जो है वो यहाँ पर बन जाता है 0.875। 19/23 लगभग बन जाता है इतना 0.826 और 15/17 यहाँ पर बन जाता है 0.882। तो यहाँ पर यदि हम अवरोही की बात कर रहे हैं तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि बड़े से छोटे की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए 15/17, ठीक है। फिर उसके बाद आना चाहिए यहाँ पर हमारा 875, क्योंकि 826 तो छोटा हो जाता है। तो फिर आना चाहिए ये यहाँ पर, तो ये हमें मिल रहा है इसमें, और फिर आना चाहिए 19/23। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होता है वो यहाँ पर इसके लिए ठीक है, ये यहाँ पर सही रहेगा। एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करती है, तो 5000 पुस्तिका छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है डी विकल्प के साथ में 120 किलोग्राम। अगला प्रश्न था, किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% वृद्धि की जाती है, जो 300 हो जाती है, और वह राशि क्या कीजिए? वह राशि यहाँ पर क्या रहेगी? तो वो राशि निश्चित रूप से यहाँ पर रहेगी 400। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है, या लगभग 3 दिनों तक चलती है, और कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 96, ये हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर इस परिमाप की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 24 सेंटीमीटर। एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि परिमाप 92 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है 520 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है, और घटी हुई कीमत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो जाए? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी 41.93%,
यहाँ पर 3 पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट, 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं। वे फिर से कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 175, 87, 350 या 262। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर चलेंगे 87.5 मिनट, ऑप्शन बी। एक दुकानदार ₹12 में 24 चॉकलेट खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे ₹12 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे यहाँ पर 20 चॉकलेट जो है बेचना चाहिए। यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर था। एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है। पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट के समय लगेंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे टैंक को भरने के लिए बिल्कुल ऑप्शन डी, यहाँ पर 24 मिनट का समय इसमें लगेगा। एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि वह 12 दिन तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घंटों में कुल समय यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में हो जाता है 33। हिगायत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 103.2 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न आता है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी ऑप्शन बी के साथ में 15 सेंटीमीटर। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए जिसमें 2021 से 2023 तक 5 अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी वृद्धि प्रतिशत दर्शाई गई है। आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए, तालिका में दिए गए मूल्यों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि यहाँ पर दर्ज की? तो यहाँ पर देखिए जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 2021 यहाँ पर है और थोड़ा सा यहाँ पर पेपर के कुछ छपने की वजह से थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो भारत ने 8.7 यहाँ पर 2021 में, और बाकी सबसे ज्यादा भारत की है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सी विकल्प भारत जो होगा वो उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो थे वो यहाँ पर इसमें देखने को मिले हैं। और आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न मिलेंगे। उन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं? थोड़ा सा प्रश्नों को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था, सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? भाई विधि के बारे में पूछा गया है तो उसे अपनानी चाहिए ट्रीप सिंचाई विधि, जिसे टपकन सिंचाई विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, है ना, चारों विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा। यह विधि पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है जिससे पानी का वाष्पीकरण और बर्बादी बहुत ही कम होती है। तो वो कौन सी विधि होगी? ट्रिप सिंचाई विधि। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बड़ा सरल प्रश्न पूछा गया था, है ना, सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत होता है? यह भी सरल सा प्रश्न है। उसे क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। किसी व्यक्ति के आय और आजीविका के लिए किए जाने वाले नियमित कार्य या पेशे को क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। टेरिडोफाइटो जैसे कि फर्न और हार्सटेल में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था के बारे में पूछा गया, भाई इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को बीजाणुभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजाणुभिद कहा जाता है। यानी कि जो जीवन चक्र होता है, जो टेरिडोफाइट कह लीजिए या फिर फर्न कह लीजिए, इसका जो जीवन चक्र होता है इसमें मुख्य प्रभावी और द्विगुणित अवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं? बीजाणुभिद अवस्था कहते हैं या फिर बीजाणुभिद अवस्था ये कहलाती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वहाँ कौन सा साधन है जिसके
लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिनी शामिल होते हैं और लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे कि दौड़ना से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं? कौन सा तंत्र होता है? सीधे सीधे पूछा गया है। उसे कहते हैं हृदय वाहिका तंत्र। क्या कहते हैं उसे? हृदय वाहिका तंत्र। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, है ना, जो पढ़ूं उस पर ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या कहते हैं उसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो उसे कहा जाता है अपघटक। क्या कहते हैं इसे? अपघटक कहते हैं। जो कवक और जीवाणु होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। जो मृत और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर उन्हें वापस मिट्टी में सरल अकार्बनिक तत्वों के रूप में मिला देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक, आगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो गया पर्यावरण का बोध करना और उसे समझाना। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? सरल सा प्रश्न है, कौन सा है भैया? तो सही आंसर हो जाएगा आवास की हानि। क्या हो जाएगा सही आंसर? आवास की हानि। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियों के कारण जीवों के प्राकृतिक निवास स्थान जो है वो नष्ट हो रहे हैं। उनके विलुप्त या संकटग्रस्त होने का कारण ये सबसे बड़ा है ना, कौन सा? आवास की हानि। तो यहाँ बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है? यहाँ पर देखिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की जा रही है। तो यह जो व्यवस्था है एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन संरचना कहलाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला प्रश्न, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थी का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिनमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? उस क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। तो वह क्षेत्र होगा आपका मनोगत्यात्मक। कौन सा होगा? मनोगत्यात्मक। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? कि यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है, इसलिए इसे भूगोल को एक अद्वितीय विषय माना जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाउस बोट, है ना, जिसको नाव घर भी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती? क्यों होती भैया ठंडी जलवायु? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अधिक तुंगता, यानी कि ऊंचाई के कारण होती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 विकल्प आपको दिखने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है। देखिए खाद्य श्रृंखला का जो सही वर्णन करेगा उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक क्रम जो यहाँ दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। बी वाला विकल्प यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन आपको बताना था, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन को एक ऐसा अंतर विषयक क्षेत्र मानने का मुख्य कारण आपको बताना है क्या है, जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा पर्यावरण क्या है, जटिल है। क्यों है? क्योंकि पर्यावरण में जैविक, अजैविक, सामाजिक और आर्थिक सभी तत्व आपस में गहराई से जुड़े होते हैं और इन जटिलताओं को समझने के लिए आपको कई विषय यानी कि जो अंतर विषयक है इनका ज्ञान होना अत्यावश्यक होता है। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर CCE के बारे में पूछा गया है कि इसके ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सह शैक्षिक घटक है। यहाँ पर एक सह शैक्षिक घटक आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधन नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। यहाँ पर देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था भैया, तो इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे हटाया गया था। तो पहले कितना था, 7 था, फिर 1 को हटा दिया तो कितने बचे भैया, 6 बचे। तो याद रखिएगा 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है वर्तमान में। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा सही, है ना। अगला प्रश्न, एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग करना होता है और सफलता तथा असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इसमें से कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुशासन और टीम भावना के विकास को योगदान देता है ना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतरराज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। बी वाला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर CCE के बारे में पूछा गया है। इसके संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मानकीकृत कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीन पर उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे कि आप नोटा के नाम से भी जिसे जानते हैं, यह विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है इन चारों विकल्पों में से। तो यह करता आपका कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। कितने किए गए थे भैया, तो याद रखिएगा 7635। कितने, भारतीय संविधान सभा के सामने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान कुल 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है, यह आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा शब्द खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है, जिससे वहां सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य समदूषण। क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प है ना, खाद्य समदूषण, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिक्त स्थान एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थिति के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अनुभवात्मक अधिगम। कौन बनाता है, अनुभवात्मक अधिगम। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विस्तृत स्रोतों से उत्पन्न होता है। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पर्यावरण के 30 प्रश्न और टोटल 150 प्रश्न। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में कितने नंबर आ रहे हैं और टोटल इन 150 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।